साइड मौसम अखर में खुश हमने लेना वफाकी वजीर दाखिला इज्जत माब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर आस्तीनें चढ़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब वार्निंग दे दी और कहा है कि अगर उन्होंने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो पहले हुआ था। लिहाजा बेहतर है कि वो हमारे कम कहे को ज्यादा जाने और वापस अपने अपने बिलों में जाकर दुबक जाएं, क्योंकि अब अगर वो बाहर निकले तो उनके साथ किसी तरह की कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। ना सिर्फ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकी दी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बारे में ताना भी मारा कि जनाब बड़ा शोर सुनते थे कि ट्रंप आएगा और ट्रंप आने के बाद जनाब फोन कॉलों का यहाँ पर तांता बन जाएगा, कभी इधर से कॉल आएगी, कभी उधर से कॉल आएगी, कभी ट्रंप फोन कर रहा होगा, कभी वेंस फोन कर रहा होगा, कभी ना उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोन कर रहा होगा, कभी उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फोन कर रहा होगा और तो और रिचर्ड ग्रीनल ही फोन कर रहा होगा। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया को चार्ज लिए भी 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ना कोई कॉल आई, ना कोई रुका आया, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, ना ही किसी तरह का कोई एसएमएस आया। उनका यह कहना था कि जनाब अमेरिका को हमारे साथ किसी तरह का कोई उनको नहीं है लेन देन, लिहाजा हमें अमेरिका के मामलात पर किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका ये कहना था मोहसिन नकवी साहब का कि पीटीआई जो है ना वो एहतजाज उनकी आदत बन चुकी है। एक एहतजाज खत्म होता है, अगला एहतजाज वो शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मर्तबा ये जो एहतजाज है इसके जो ताने बाने हैं वो किसी और जगह पर जाकर मिल रहे हैं। और उनका ये कहना था कि जनाब इस तरह का जो एहतजाज है उसकी किसी तौर पर भी इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका ये कहना था कि पीटीआई को पहले भी जो है वो दरख्वास्त की थी, उनको इस बारे में मुतनब्बे किया था कि जनाब आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, लेकिन वो अभी तक बाज नहीं आए और उन्होंने जनाब ये जो है ना सिचुएशन उसको ख़राब करने की कोशिश की है। अब हम किसी भी तौर पर इस तरह की सूरत हाल को ख़राब होने की इजाज़त नहीं देंगे। और मेरा ये ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है वो उसी पर्सपेक्टिव में है कि मौजूदा हालात में जो इस वक्त एक दौरा होने जा रहा है पाकिस्तान का, वो मुमकिन तौर पर करने जा रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब। और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कमोबेश बताया जा रहा है कि दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर या तीसरे हफ्ते के आगाज पर उन्होंने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ अहम मुलाकातें भी करनी है और यहाँ पर कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन होने हैं और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट ने मैच्योर होना है। लिहाजा इस मौके पर जब जब सऊदी क्राउन प्रिंस के पाकिस्तान आने का कोई ना कोई सीन बन रहा होता है, उस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ना सिर्फ खम ठोक कर मैदान में आ जाती है, बल्कि इस इन्वेस्टमेंट के जो भी प्रोसीजर है या जिस तरह भी चीज़ें सामने आ रही होती हैं उस सारे अमल को सबूताज करने के जनाब ये दरपे हो जाते हैं। ना सिर्फ ये कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के आमद के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक सियासी बहरान को क्रिएट करने जा रही है, बल्कि बलूचिस्तान में भी अमन व अमान की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि सऊदी अरेबिया जहां पर पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहीं पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और यहाँ भाई वो जो है वो 20% शेयर जो है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के वो हासिल करना चाहते हैं और इब्तदाई तौर पर वो 10% शेयर हासिल करेंगे और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जैसे वो मशीनरी वगैरह यहाँ पर आ जाएगी और प्रोसीजर का आगाज होगा तो फिर मजीद 10% शेयर सऊदी गवर्नमेंट यहाँ से हासिल कर लेगी। लिहाजा इस मौके पर तमाम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो चलना शुरू हो जाएगी तो फिर जो सियासत है किसी की उसका जो अंजाम है वो तय है। और अगर ये जो मईशत है वो चलना शुरू होगी और बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी तो बलूचिस्तान के दिन फिरना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये जो दोनों कुव्वतें हैं ये मुतहरक हो रही हैं और इसकी जो वाज़ेह मिसाल है वो हमें कल्लात में नजर आती है, जहां पर गुज़िश्ता शब जो है दर्जनों दहशतगर्दों ने जो है वो अमन अमान को मुतासर करने की कोशिश की, कराची कोयटा शहरा को ब्लॉक करने की कोशिश की, अहम मुकामात पर उन्होंने हल्ला बोलने की कोशिश की और उन्होंने इनफैक्ट कल्लात के कंट्रोल को संभालने की कोशिश की, जिसका उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। रियासत पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की शेर फौज ने उनको न सिर्फ उनको भारी जानी नुकसान पहुंचाया,
23 दहशत गर्दों को जो है जहन्नम वासिल किया, बल्कि ये जो जहां जहां पर उन्होंने अपने कंट्रोल को संभाला हुआ था उस कंट्रोल को वहां से उन्होंने उनको पीछे धकेला और जो है ना अपनी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट थी, रिट ऑफ द स्टेट थी, उसको इस्टेब्लिश किया। इस मार्के में हमारे 18 शेर जवान जो हैं वो शहीद हो गए। अब मेरे नजदीक ये जो कुर्बानी है वो बहुत बड़ी है। एक भी जवान जो सरहद पर मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देता है, उसकी कुर्बानी का तो हम देन ही नहीं दे सकते ना, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। हम अगर शहरों के अंदर सुकून से रात को सोते हैं तो इसी वजह से सोते हैं कि हमें पता है कि हमारी हिफाजत के लिए जो फौज है वो बॉर्डरों पर चौकस है, और अगर फौज बॉर्डरों पर चौकस नहीं होगी या दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ अमल नहीं होगी, तो वो लड़ाई जो इस वक्त हमें पहाड़ों पर नजर आ रही है वो मैदानों में आएगी। और इस सिचुएशन को रोकने के लिए हमने हर एक एक्सटेंट तक जाना चाहिए। बदकिस्मती ये है और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम जो है ना वो हकीकी इश्यूज पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। हमारे इश्यूज क्या हैं? हमारे इश्यूज ये हैं, इमरान खान रिहा होगा, इमरान खान रिहा नहीं होगा, इमरान खान के साथ डील होगी, इमरान खान के साथ डील नहीं होगी, इमरान खान मुलाकात करेगा, इमरान खान मुलाकात नहीं करेगा, इमरान खान एहतजाज की कॉल देगा, इमरान खान ने अगर एहतजाज की कॉल दी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो पिछला भूल गया है, हम उसको दोबारा याद करा देंगे। इमरान खान घड़ी चोर है, हमने तोशाखाना के रूल्स को ही तब्दील कर दिया है, हमने जनाब तोशाखाना के अंदर अब नए रूल्स को अडॉप्ट कर दिया है, जिसके नतीजे में जनाब $300 तक जो भी तोहफा है, वैल्यू वाला तोहफा, वो आप अपने पास रख सकेंगे। अदरवाइज $300 से ऊपर का जो भी मालियत का तोहफा होगा वो आपको तोशाखाना में जमा कराना पड़ेगा। ये हमारे इश्यूज है। जबकि जो हमारे हकीकी इश्यूज हैं वो है ये जो दहशत गर्दी है, चाहे वो ये जो है अमन अमान से रिलेट करती है, चाहे वो डिजिटल दहशत गर्दी है, चाहे वो माशी दहशत गर्दी है। हमारे नजदीक इन तमाम चीजों को एड्रेस करना जरूरी है। तमाम लोगों को इस वक्त मेरा ये मानना है कि कतई नजर इस बात के कि कौन बेनिफिशियरी है मौजूदा सिस्टम का या कौन बेनिफिशियरी नहीं है, इस वक्त सर्वाइवल का इशू है और इस सर्वाइवल की लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी है। क्योंकि अगर ये जो जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 दहशत गर्दियों का जिक्र किया है, डिजिटल दहशत गर्दी है, माशी दहशत गर्दी है, अमन अमान से रिलेटेड चीजें हैं, ये अगर जोर पकड़ जाती हैं, ये अगर जड़ पकड़ जाती हैं, तो फिर मेरे और आपकी सर्वाइवल किससे रिलेट करेगी? मैं और आप तो हम किसी जगह पर भी रिलेट न करेंगे, क्योंकि हम तो उस लेवल पर ऑलरेडी मौजूद हैं जहां पर हमारे पास जो है वो खोने को कुछ नहीं है। और हमारी जो हैसियत है इस वक्त वो तो सिर्फ इतनी है कि हम सारा दिन तगो-दो करके रात को 2 वक्त की रोटी कमा पाएं। और अगर उसमें भी लोग रुकावटें डालने की कोशिश करें या अपने लिए जो है वो सिचुएशन को इस तरह क्रिएट करें कि मैं और आप उनके मोहताज हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल को किसी भी तौर पर जो है वो उसकी पजीराई नहीं की जा सकती। असूली तौर पर इस मार्के के बाद जो कि कल्लात में हुआ, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल एलीट को यक जुबान होकर इस बारे में इस जरूरत का एहसास करना चाहिए था कि हमें एक और नए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। हमें एक ऐसे जो है स्ट्रेटजीज की जरूरत है जिसके नतीजे में हम बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो दहशत गर्दी है इसका कला कमा कर सकें। हमें मिलकर, हमें एक पॉलिटिकल विल के साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये हौसला देना है कि जनाब कुछ नहीं होता, इन लोगों को मुका दें, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर जनाब? जो लड़ाई है वो ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं बनेगा, या पेशावर हाईकोर्ट के अंदर 9 जजेस अपॉइंट करने थे, जुडिशियल कमीशन ने 10 जज अपॉइंट कर दिए हैं। 10 फरवरी को जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो नए अपॉइंट होंगे वो कोर्ट पैकिंग है। ये है हमारे इश्यूज। जबकि हकीकी इश्यूज जिससे मैंने आपसे बताया कि ये हैं जिस पर हमारे जो जवान हैं वो डेली बेसिस पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। डेली बेसिस पर जो है फौज जो है ये जनाजे उठा रही है, डेली बेसिस पर अपने शोहदा को सुपुर्द खाक करें। और हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका में बैठकर या यूरोपीय यूनियन के साथ गुफ्तगू के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे होते हैं कि जरा पाकिस्तान का जो सिपा सलार है वो तमाम मसाइल का जो है ना वो उसका जिम्मेदारी है।
اور وہ جناب مداخلت کر رہے ہیں، وہ اپنی پوزیشن سے اپنی آئینی ڈومین میں جانے کے لیے تیار نہیں. تو بندہ پوچھے پائن کیڑا جڑا آئین دی حد وچ رہن لئی تیار ہے. وہ تو فوج ہے نا طاقتور، اور ان کا ایک ہسٹری ہے جب سے پاکستان بنا ہے. انہوں نے تو اپنا جو بھی ان کا ایک انہوں نے اپنا ایک فرض سمجھ لیا ہے آئین سے ماورا اقدامات کی، تو کسی بھی طور پر اس کی جو ہے وہ پذیرائی نہیں کی جا سکتی، اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا. کون سا ادارہ ہے جو اپنے آئینی حد میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ آئینی حد میں حدود میں رہ کر کام کرتی ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتی ہے. پاکستان کی عدلیہ اس وقت آئینی حدود میں ہے. پاکستان کی فوج آئینی حدود میں. وہ کون سا ادارہ ہے جناب جو اس وقت آئینی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے؟ ہم تو قانون سازی چاہتے ہیں اپنی مرضی کی. ہم جرنلسٹوں کو دیکھ لیں، ہم قانون سازی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جس سے ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے. ہم جس مرضی کی پگڑی اٹھا لیں، جس مرضی کی پگڑی کو اچھال لیں اور اس پگڑی کا فٹ بال بنا کے کھیلیں. ہمارا یہ استحقاق ہے کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، ہم نے کالا جبہ پہنا ہے، ہم جناب حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں، حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں. ہم جس کو چاہیں گے اس کو آپ جو قانون ہے اس کو کالا دم کر دیں گے. ہم جس طرح چاہیں گے 2/3 اکثریت کے نہ ہونے کے باوجود ہم 4 جج بیٹھیں گے، بیٹھ کے آئین کو ری رائٹ کر دیں گے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارا جب دل کرے گا ہم آئیں گے، آئین کو سسپینڈ کریں گے اور اپنی ڈنڈا شاہی قائم کریں گے. کون سا ادارہ جناب جو حدود میں رہ کے کام کرتا ہے؟ لیکن اعتراض اس موقع پر، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے انفیکٹ جس طریقے سے تقسیم در تقسیم کے عمل کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، اس تقسیم در تقسیم کے عمل میں کوئی بھی ادارہ محفوظ نہیں. یہ جو افریت پالی تھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، یہ جو تقسیم کے لیے انہوں نے عمران خان کا شوشہ چھوڑا تھا، یہ جناب ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم نے ماضی میں جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ڈاکٹرن کو اپنایا تھا، تو یہ اس کے نتائج ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں. ہم نے ماضی میں جس طریقے سے ضیاء الحق کے دور میں امریکہ کی لڑائی کو ہم نے ایک ہولی وار کا نام دیا تھا، ہم نے اس کو جہاد کے نام سے تعبیر کیا تھا، یہ وہ اس کے نتائج ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں. ہم نے پرامن بقائے بامی کے اصول کے اوپر کبھی پہرا ہی نہیں دیا. ہم تو ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی چیز بن چکے ہیں جہاں سے اب ہمیں واپس آ کر ایک متوازن سوچ کا حامل ہونا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا میری یہ درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ ہمیں پاکستان کو محفوظ اور امن کا گہوارہ اگر بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب آپسی لڑائیوں کو چھوڑ کر حقیقی ایشوز کی طرف توجہ دی جائے. اور اگر ہم نے حقیقی ایشوز کی طرف توجہ نہ دی تو پھر ہمارے لیے جو آپشنز ہیں آنے والے وقت میں وہ شاید اور بھی محدود ہو جائیں، اور ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ضروری سارے کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ.